Hello everyone, welcome to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो फाइनली एलेट पीजी की डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं। क्लैट पीजी का डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 1 दिसंबर को। जी हाँ, 1 दिसंबर को आपका पेपर है। सिंस क्लैट पीजी और एलेट पीजी दोनों दिसंबर के मंथ में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं और दोनों पेपर के बीच में हमेशा एक हफ्ते का लगभग डिफरेंस होता है। सो देयरफॉर इस बार जो क्लैट पीजी की डेट है दैट इज 1 दिसंबर 2024 एंड ऑन द अदर हैंड एलेट पीजी की जो आपकी डेट आई है दैट इज 8 दिसंबर। तो एग्जैक्टली एक हफ्ते का फर्क यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि अगर हम क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या हमें एलेट पीजी देना चाहिए। क्लैट पीजी तो लगभग हर एस्पिरेंट देता ही है जो भी एलएलएम परस्यू करना चाहता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब बात आती है कि एलेट पीजी जो है क्या वो भी हमें देना चाहिए। क्या दोनों का सिलेबस सेम है, क्या दोनों की कंडक्टिंग बॉडी सेम है, क्या डिफरेंस है डिफिकल्टी लेवल के बारे में, इन सब के बारे में मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो जरूर लास्ट तक वीडियो आप देखिएगा अगर आप क्लैट पीजी दे रहे हैं और एलेट पीजी के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं ये दोनों पेपर हैं क्या। तो क्लैट पीजी और एलेट पीजी दोनों पेपर आपका नेशनल लॉ एंट्रेंस एग्जाम है जो कि कंडक्ट कराया जाता है एडमिशन देने के लिए टू द टॉप लॉ कॉलेजेस इन इंडिया, ठीक है। हाउएवर ये एग्जाम्स आपका डिफर करता है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल, इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड मैनी मोर। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि क्लैट की जो बॉडी है, क्लैट जो कंडक्ट कराती है बॉडी दैट इज कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, ठीक है। कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज है जो क्लैट पीजी का पेपर कंडक्ट कराती है, जिसके तहत आपको सेवरल एनएलयूज में एडमिशन मिलता है, जो एनएलयूज का नंबर इज अराउंड 24, ठीक है। अब ये बढ़ता घटता रहता है हर साल, कुछ ऐड हो जाते हैं कुछ हट जाते हैं, तो मैं आपको ये अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ। कमिंग टू द एलेट पीजी, तो एलेट पीजी का पेपर जो है ये भी आपका एनएलयू के लिए होता है, बट दैट इज द डिफरेंट एनएलयू। ये है आपका एनएलयू दिल्ली, एनएलयू डी के नाम से जिसको हम जानते हैं। एंड यस, एनएलयू डी इज समथिंग जहां पर हर स्टूडेंट जाके पढ़ाई करना चाहता है। तो ये एलेट का जो एग्जाम होता है ये सिर्फ और सिर्फ एनएलयू डी में एडमिशन लेने के लिए होता है। सिर्फ एनएलयू डी आपको मिलेगा, अगर आपने इसको क्वालिफाई करा आपको कोई और एनएलयू नहीं मिलेगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में अराइज होता है कि क्या हम क्लैट के थ्रू एनएलयू डी भी पा सकते हैं। जी नहीं, अगर आपको क्लैट के थ्रू एनएलयू डी मिल रहा होता तो एलेट का एग्जाम क्यों होता। सो देयरफॉर ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्लैट का पेपर अलग है, एलेट का पेपर अलग है। क्लैट में जो एनएलयूज हैं वो एलेट में नहीं है, जो एलेट एनएलयू डी है वो आपका क्लैट में नहीं है। एंड डेफिनेटली ये दोनों एग्जाम जो है आपके नेशनल लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, टॉप लॉ कॉलेजेस इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर हम बात करते हैं एनएलयू डी की, तो एनएलयू डी आपको पता है कि ये बहुत पुराना कॉलेज है आपका, ठीक है। एंड यहाँ का जो एंट्रेंस भी होता है यूजी में, अगर मैं यूजी की बात करूँ, अगर आपने यूजी के टाइम पे एनएलयू डी का एंट्रेंस दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो उसका लेवल है वो बहुत टफ होता है, जो उसका लेवल है वो बहुत टफ होता है। लेकिन अगर हम पीजी की बात करें तो पीजी के रेफरेंस में मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल एंड व्हाट इज एवरीथिंग अराउंड, ठीक। तो जो लोग क्लैट पीजी दे रहे हैं उनके लिए एक सजेशन है कि आपको एलेट पीजी जरूर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए अभी आप समझ जाओगे आगे के सेशन में। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं यहाँ पे, तो डिफिकल्टी लेवल एलेट पीजी का काफी कम है क्लैट पीजी के कंपैरिजन में। अब अगर आप कहोगे कि पैटर्न कैसा है, तो पैटर्न की अगर हम बात करें तो जो पैटर्न है क्लैट पीजी का वो पैसेज बेस्ड है, ठीक है। पैसेज बेस्ड होता है, हालांकि वो कॉमन नहीं है। वो किसी साल आपके 12 पैसेज आ रहे हैं, किसी साल आपके 20 पैसेज आ रहे हैं, किसी ईयर में आपके 24 पैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन एक पैटर्न कॉमन है कि पैसेज वाला ही रहेगा। और पैसेज रहेगा और पैसेज के बाद आपके क्वेश्चंस होंगे, तो जितने पैसेज होंगे उसी के हिसाब से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं। जितने ज्यादा पैसेज उतने ही एक पैसेज में क्वेश्चंस कम होंगे। तो क्लैट पीजी का तो पैटर्न ये है। अब एलेट पीजी की बात करो तो एलेट पीजी थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, ठीक है। कैसे, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द एलेट 2023 की बात करूं, तो तब तक आपका जो है उस टाइम पर आपको पैसेज वाले क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे एलेट में भी। हालांकि ऐसा नहीं है कि तब तक पैसेज वाले ही आते थे, उससे कुछ टाइम पीछे चले जाओ तो आपके फिर
सिंगल लाइन क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, जैसे क्लैट में पहले आया करते थे, तो सिंगल लाइन क्वेश्चंस ही आते थे एलेट में भी। लेकिन कुछ ईयर में बीच में इन्होंने क्या किया कि 2023 तक आपका पैसेज बेस्ड देखा गया। अब क्या ये पैसेज बेस्ड कॉमन था, जैसा आपका क्लैट का था वैसा ही एलेट का भी था? नहीं, ये डिफरेंट था। एलेट में थोड़ा सा आपको क्रिटिकल थिंकिंग दिखेगी, थोड़ा सा आपको लीगल रीजनिंग लगानी पड़ेगी। सिंस क्लैट का पेपर जो है वो पैसेज जो इंक्लूड करता है वो रीसेंट केस लॉज पर है, तो रीसेंट केस लॉज अगर आपने पढ़ा है तो यू नो द प्रिंसिपल बिहाइंड इट, और आपको पूरा का पूरा उससे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, जो आपके फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे और रीसेंट वाले पर भी होंगे। बट जब हम एलेट की बात करते हैं तो एलेट में वो कोई रीसेंट केस लॉज से नहीं पूछ रहे थे, वो क्या करते थे, वो प्रिंसिपल देते थे। जैसे यूजी में पेपर आता था ना कि आपका फैक्ट्स होता था फिर प्रिंसिपल होता था, समवॉट लगभग मिलता जुलता कुछ ऐसे ही रहता था कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जिससे आपको समझना है व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दैट और आपको सही आंसर बताना है। तो एलेट का पैटर्न ये था। उस वक्त तक मैं कह सकती थी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्लैट और एलेट को मेंटेन करना, लेकिन पिछली साल का जो पेपर आया था दैट इज 2024 का जो एलेट का पेपर आया था बहुत इजी था क्लैट के कंपैरिजन में। दैट वाज वेरी 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 इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, आर्टिकल सिंपल सिंपल सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल्स पूछे गए कि मतलब जो भी आपका मार्जिनल नोट में लिखा होता है अगर आपने अंदर कभी नहीं पढ़ा था तो भी काफी क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जा रहे थे। तो बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमें देखने को मिले 2024 में। एंड सिंस आपके जो कोर लॉज होते हैं उन्हीं से पूछा था, बहुत ज्यादा इधर उधर के सब्जेक्ट से भी इन्होंने नहीं पूछा था, तो ये भी देखा गया कि जो एलेट का पेपर था वो थोड़ा सा नैरो था, ठीक है, बहुत वाइड नहीं था, इट वॉज वेरी मच नैरो, जिसको सॉल्व करना ईजी पाया गया एज कंपेरिजन टू क्लैट पीजी। तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स मैंने आपको बता दिया। कंपटीशन की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन ये कैसे डिफर करता है, तो कंपटीशन के केस में ऐसे डिफर करता है क्योंकि एलेट पीजी जब आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एनएलयूडी जा रहे हो, एंड सिंस जो फीस है इन दोनों फॉर्म को भरने की जो फीस है एप्लीकेशन फीस वो बहुत ज्यादा होती है, सेम है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स है जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक। अब अगर अफोर्ड कर भी पाएंगे तो वो सोचेंगे हम क्लैट पीजी भरें जहाँ पे हमें ज्यादा कॉलेजेस के ऑप्शन मिल रहे हैं, हम एलेट क्यों भरें। तो कंपटीशन थोड़ा कम होता है एलेट में, कंपटीशन थोड़ा कम है कंपैरेटिवली क्लैट के, हालांकि अकॉर्डिंगली सीट्स भी कम है एलेट में, लेकिन फिर भी कंपटीशन थोड़ा कम देखने को मिलता है क्योंकि हर कोई फिर नहीं भरता है, सबको लगता है ठीक है हम वहां जाएंगे जहाँ पे हमें 24 एनएलयूज का ऑप्शन मिल रहा है, हम एक कॉलेज के पीछे एक इतना ज्यादा पैसे क्यों खर्च करें और हम क्यों भरे। ऑब्वियस सी बात है अगर होना होगा तो क्लैट में हो जाएगा, एलेट तो टफ हो गया ना क्योंकि कम सीट्स हैं, लोग भर रहे हैं, एनएलयूडी का पेपर है, ये सब थॉट प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में। लेकिन फिर वही बात आती है, मैं सजेस्ट करूंगी यू नेवर नो आपका लक कहाँ पे काम कर जाए, है ना। ऐसा हो सकता है कि जिस दिन आप क्लैट का पेपर दे रहे हो, आप पता नहीं ये सबका दिन होता है, आपका वो दिन ना हो लेकिन आपका वो दिन हो जिस दिन आप एलेट का पेपर देने जा रहे हो, क्या पता आपने जो पढ़ रखा है वो क्लैट में बेनिफिशियल नहीं रहा लेकिन एलेट में बेनिफिशियल हो गया। क्योंकि कई बार होता है ना कि रिसेंट पे इतना फोकस स्टूडेंट्स नहीं कर पाए, जिस एस्पेक्ट से पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने ऑन दी अदर हैंड बेयर एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ी है, उन्होंने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, उनके लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, तो इन दैट केस एलेट उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। सो देयरफॉर मेरा कहने का मतलब है आप एक कंप्लीट पैकेज तैयार करो, आप एक कंप्लीट पैकेज तैयार करो, आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ो, आप बेयर एक्ट भी पढ़ो, आप लैंडमार्क जजमेंट्स भी पढ़ो, आप रीसेंट केस लॉज भी पढ़ो, एंड ये सब जब आप पढ़ के रखोगे तैयार हो जाएगा तो आप क्लैट भी दे पाओगे और आप एलेट भी दे पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्लैट की स्कीम एक बार देखते हैं कि क्या है। तो पीजी जो क्लैट 2025 का आपका पेपर होने वाला है, तो वो बेसिकली जो क्लैट पीजी का पेपर होता है ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज को टेस्ट करता है क्योंकि दे आर गिविंग यू कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, ठीक है। तो ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे जजमेंट्स को कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना अच्छा है। तो इसमें आपके 120 मिनट्स ड्यूरेशन का 120 मिनट का आपका ये पेपर होता है, विच मीन्स 2 घंटे का आपका पेपर होता है और एक ही सेक्शन होता है, दैट इज लॉ का सेक्शन होता है। कोई इंग्लिश नहीं आती है, कोई लीगल रीजनिंग, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती है, कोई मैथ्स नहीं आती है, कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो आपका होता है 120 ऑब्जेक्टिव होते हैं और एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है। पैटर्न क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये जो 120 क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, 120 क्वेश्चन 120 मिनट में, इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसेज है, पैसेज भी पढ़ना पड़ता है, टाइम तो लेगा ना, ये थोड़ी ना है पैसेज पढ़ने के लिए अलग से टाइम दिया है, इसी 120 मिनट में पैसेज भी पढ़ना है और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। पेपर में सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं,
तो ये इन्होंने इंक्लूड कर रखा है अपने यहाँ में, ठीक है, अपने वेबसाइट पे, एनएलयू कंसोर्शियम की वेबसाइट पे आप जाके अगर सिलेबस को चेक करोगे तो यू विल फाइंड दीज सब्जेक्ट्स, बट ये एग्जॉस्टिव नहीं है, दे आर नॉट एग्जॉस्टिव। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप इनके अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो सब्जेक्ट्स मेंशन कर रहे हैं इसके अलावा भी इन्होंने और सब्जेक्ट्स भी पूछे हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेंशन है, जूरिस्प्रूडेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, फैमिली लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, कंपनी लॉ हो गया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया, टैक्स लॉ है, एनवायरमेंटल लॉ है, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ है, इतना मेंशन है, ठीक। लेकिन इसके अलावा इन्होंने और क्या पूछा है? इन्होंने एविडेंस पूछा है, ठीक। इन्होंने और क्या पूछा है? इन्होंने लैंड लॉ भी पूछा है। तो देयरफॉर ये आपसे पूछ लेते हैं, एडीआर भी पूछते हैं कभी कभी, आर्बिट्रेशन मेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको समझ के चलना पड़ेगा कि ये हमको पढ़ना ही पढ़ना है। तो हालांकि इस पे मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी क्लैट के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं क्लैट और एलेट की तैयारी साथ में कैसे करें, इस पे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। और बाकी अभी अपकमिंग सेशंस में मैं लेके आऊंगी 6 मंथ की स्ट्रैटेजी, तो उसमें मैं इसके बारे में डिस्कस कर लूंगी। नेक्स्ट एलेट की स्कीम पे जाएं तो ये भी एमसीक्यू ही पूछते हैं, वो भी एमसीक्यू पूछ रहे हैं, कॉमन हुआ। ये 100 एमसीक्यू पूछ रहे हैं, वो 120 पूछ रहे हैं, तो मतलब थोड़ा 20 एमसीक्यू ये कम पूछ रहे हैं। और जितने इनके एमसीक्यू हैं 100, वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ से हैं। नाउ समझना, डिफरेंट ब्रांचेस लिखा है, बहुत इन्होंने यहाँ पर अपनी चालाकी दिखाई है, इन्होंने सब्जेक्ट्स को मेंशन ही नहीं किया, क्योंकि हम मेंशन कर देंगे फिर हमारा मन करेगा कुछ और पूछने का, हम पूछ लेंगे तो स्टूडेंट्स कहेंगे तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट्स ही मेंशन नहीं किया, इन्होंने कहा डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ से आएगा। तो वो डिफरेंट ब्रांचेस आप समझ सकते हो, जो क्लैट के लिए पढ़ रहे हो उतना पढ़ लो, जो आप क्लैट के लिए पढ़ रहे हो बस उतना पढ़ लो, आप एक्स्ट्रा मत पढ़ो। यू रीड ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द क्लैट पीजी एंड आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन एग्जाम का 120 मिनट सेम, वहां पे भी 120, यहाँ पे भी 120, नेगेटिव मार्किंग सेम 0.25 0.25, ठीक है। नाउ आप देख सकते हो वहां पे 120 मिनट है और 120 क्वेश्चन है, बट आपको ये भी पता है कि हमें पैसेज भी पढ़ना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 101 मिनट एक क्वेश्चन में नहीं लगता है अगर वन लाइनर क्वेश्चन है तो। सो देयरफॉर जब इन्होंने ये वन लाइनर क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे, दे विल आस्क यू वन लाइनर क्वेश्चंस, एंड देयरफॉर ये 120 मिनट में आपसे 100 एमसीक्यू पूछ रहे हैं। और जब हम पिछली बार का पेपर देखें, एक बार जरूर जाके देखना पिछली बार का पेपर, पिछली बार का अगर पेपर देखो तो डेफिनेटली वो जो एमसीक्यूज हैं आपके वो बहुत ईजी हैं, वो बहुत ईजी है और आराम से पेपर आपका 1.5 घंटे में खत्म हो सकता है, 1 से 1.5 घंटे के बीच में खत्म हो जाएगा अगर आपने बेसिक्स अपने अच्छे से तैयार कर रखे हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया एलेट का। अब इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है ना, क्योंकि सिलेबस तो वही होता है। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे मैंने मेंशन तो कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूंगी, ऑल क्लैट पीजी सब्जेक्ट्स, इसको इनमें कट ही कर देते हैं। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि एलेट पीजी का पिछली बार मैंने पेपर देख लिया, ठीक है। अभी एलेट पीजी पिछले से पिछली बार पैसेज वाला आ रहा था, तो वो मैंने क्या कहा आपसे, प्रिंसिपल बेस था, तो उसमें एज सच सब्जेक्ट्स का इतना समझ में नहीं आता है, बट पिछली बार सब्जेक्ट्स का क्लियर हो गया। सो देयरफॉर आप ये समझ के चलो आपको क्लैट पीजी के सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। क्लैट पीजी में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, एडमिन है, कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट्स है, फैमिली है, क्रिमिनल है, प्रॉपर्टी है, कंपनी है, पीआईएल है, टैक्स है, एनवायरमेंट है, लेबर इंडस्ट्रियल है। इसके अलावा और सब्जेक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। अगर क्रिमिनल लॉ में आप एविडेंस नहीं मान के चलते हो तो आपको एविडेंस करना है, ठीक है, अलग से। अगर आप प्रॉपर्टी में आईपीआर मान के चलते हो तो आपको आईपीआर प्लस प्रॉपर्टी प्लस टीपीए करके चलना है, ठीक है। आप एडीआर जरूर करें, एडीआर इन द सेंस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, ये जरूर करके आप चलें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप करना चाहें तो आप डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हैं, आप डाउरी प्रोहिबिशन कर सकते हैं। हालांकि इतना बहुत करने का मतलब नहीं है, पर थोड़ा बहुत मैं इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये भी, ये सब तो आप क्या करोगे ना, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको केस लॉ से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे एमटीपीए एक्ट का बहुत ज्यादा सुन रहे हैं हम पिछले 2-3 साल से, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी का केस था, है ना। उसके बाद से हम वेरियस हाई कोर्ट्स के पास केस जाते रहते हैं रिगार्डिंग द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है।
तो इन दैट केस क्या हो रहा है कि बार बार MTPA आपका न्यूज में आता रहता है, ठीक है, लीगल अपडेट्स में आता रहता है। तो अब ये आर्टिकल 21 से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। अगर हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 आता है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो जब आर्टिकल 21 आ रहा है और उसको कनेक्ट हम कर रहे हैं MTPA से, तो देयरफॉर आपसे इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आप ये नहीं कहोगे कैसे पूछ लिया, क्लैट में तो जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि अगर रिसेंट जजमेंट पूछ रहे हैं तो जजमेंट में तो इसका जिक्र होगा ही होगा। तो एक क्वेश्चन भी पूछे, दो क्वेश्चन भी पूछे, लेकिन पूछ सकते हैं। इसी तरीके से जब हम क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं तो कई बार है, जैसे आपका IPC का 498A लग रहा है, तो जब 498A क्रुएल्टी का लगता है तो उसमें आपका डाउरी का भी लग जाता है ना, अगर डाउरी डेथ वगैरह हो रही है तो ये सब भी आपके लगते हैं। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी लगेगा, तो ऑटोमेटिक आ गया इसमें। फिर डोमेस्टिक वायलेंस भी आपका लग जाता है कभी कभी। तो इस तरीके से मैं बता रही हूँ कि ये इंटर रिलेटेड है, तो जो आपको एक्ट्स लगें कि हाँ भाई इंटर रिलेटेड है, हमें करना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही मैं कहूंगी कि जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो ऑलमोस्ट सेम है। क्लैट PG के लिए आप जो भी पढ़ रहे हो आप उसी को बस रिवाइज कर लो, और आपको कुछ नहीं, बस एक हफ्ता समझ लो आपको रिवीजन का मिल रहा है एलिट के लिए, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। नाउ अब स्ट्रैटेजी कैसे यूज करोगे प्रिपेयर करने की। सिंस मैंने आपसे क्या कहा कि सिलेबस सेम है, ठीक है ना, सिलेबस इज सेम, तो इसका मतलब ये है कि हमें अलग से तो कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है दैट इज डिफरेंट, पैटर्न इज डिफरेंट, तो हमको उसको मद्देनजर रख के पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो आपको साइमल्टेनियसली पढ़ना है। कैसे? जैसे आप अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ठीक है, तो जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप उसकी बेयर एक्ट सबसे पहले पढ़ते होंगे, हाँ, प्रोविजन आपने पढ़ा, फिर आप उसके बाद उसके लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ते होंगे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, ठीक है, कॉन्सेप्ट को बुक वगैरह से पढ़ने के बाद, क्लियर करने के बाद, एंड देन फिर उसके बाद आप रीसेंट जजमेंट्स पढ़ते होंगे। अगर रीसेंट आप तुरंत पढ़ रहे हो तो, नहीं भी पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका एक प्रोसीजर ऐसा होता होगा। एंड देन इसके बाद जब आपने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते होंगे। बस ये जो पार्ट है ना, ये एलेट के लिए थोड़ा डिफरेंट है, ठीक। कैसे? क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मेरे हिसाब से तो इसमें आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा पैसेज वाले ही क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। हमेशा हमारे पास पैसेज वाले क्वेश्चन तो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमारे पास वन लाइनर वाले ही क्वेश्चन होते हैं जिसको हम इधर उधर से लगाते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, है ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपकी एलेट की ऑटोमेटिक तैयारी हो रही है। देखा जाए तो आपको क्लैट के लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि रीसेंट जजमेंट क्या है, फिर रीसेंट जजमेंट का कोई जो रेलेवेंट पैराग्राफ है आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, फिर उसमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्चुअल चीज़ों के बारे में, या फिर रीसेंट जजमेंट में कोई भी अगर प्रिंसिपल बताया गया है तो उसके बारे में मुझसे क्या पूछा जा सकता है। इस पे आपको थोड़ा सा गहन चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन एलेट की बात करें तो वो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन उठाने और लगाते चले जाना है अच्छे से। आपकी एलिट की प्रिपरेशन ऑटोमेटिक होती जा रही है, एलिट के लिए कुछ डिफरेंट नहीं करना है। क्लैट के लिए तो बहुत मेहनत है, रीसेंट केस लॉज पहले अलग से पढ़ो, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ो, फिर किस केस को रेफर करा गया है उसको पढ़ो, फिर कॉन्सेप्ट को भी देखो, फिर लैंडमार्क जजमेंट को भी देखो, फिर उसके बाद देखो भैया क्या आ सकता है ना। तो ये तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन एलेट का ऑटोमेटिक है, तो हम ऑटोमेटिक वाली चीज को क्यों ना अप्लाई करें। ऑटोमेटिक जिसमें हमारी तैयारी हो रही है उस पेपर को हम क्यों ना भरें, जिसके लिए हमें अलग से कोई मेहनत ही नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको यही करना है, आप जब भी पेपर कोई भी पढ़ रहे हैं तो जब आप अपना पूरा कंसेप्ट आप जब क्लियर कर लेते हो तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो ध्यान से करो, ठीक है, ध्यान से करो, और प्लस फिर आपको मॉक्स लगाना होता है। तो जब आप मॉक्स भी लगाते हो तो यहाँ पे आप मॉक्स डिफरेंट एग्जाम्स के ले सकते हो। डिफरेंट एग्जाम्स के मॉक अगर आपके पास कोई अवेलेबल है तो आप वो प्रैक्टिस सेट्स वगैरह लगा सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एलेट के कंसिडरेशन में मतलब होना चाहिए बल्क ऑफ क्वेश्चन से, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मॉक्स आर वेरी मच मैंडेटरी, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो क्लैट PG का जो है मॉक, ठीक है, उसमें तो आपको समझ में आ रहा है आपको पैसेज वाले मॉक्स मिलेंगे, ठीक। लेकिन क्या लगता है ये जो पैसेज वाले क्वेश्चन होंगे क्या एलेट के लिए हेल्प नहीं करेंगे? अरे डेफिनेटली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। हमको सीधे सीधे एक लाइन ये मिल जाएगी, एक क्वेश्चन तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा जब हम क्लैट PG का मॉक लगाएंगे कि रिसेंट में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कौन सा केस आया है।
तो अगर एलेट में हमसे वो केस पूछ लिया तो हमें तो बस नाम बताना है, या नाम दिया होगा तो हमें टॉपिक बताना है, क्योंकि एलेट में तो वो इतने अंदर का पूछेंगे नहीं, लेकिन क्लैट पीजी में तो वो पूछ रहे हैं। फिर पैसेज में जो और क्वेश्चंस आपके होते हैं कॉन्सेप्ट वाले, वो हमारे ऑटोमेटिक तैयार हम करके रखेंगे, तो उससे रिलेटेड एलेट में कुछ पूछा जाएगा तो हेल्पफुल हो गया। फिर लैंडमार्क जजमेंट भी हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पूछेंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल हो गया। तो क्लैट पीजी के मॉक्स जो हैं हम लोग 25 प्लस मॉक्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अनअकैडमी वाले। अगर आप सिर्फ मॉक्स लेना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो, अभी आगे सेशन देखना एंड तक, मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता दूंगी। आप मॉक्स परचेज करके रख लो एंड उसके बाद आप जो है अपने प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहो अलग से, जो आपके एलेट और क्लैट पीजी दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। एंड देन आप ये मॉक्स जो हमसे परचेज करोगे वो भी लगाते रहो, जो अगेन आपके क्लैट पीजी और एलेट दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको लेके चलनी है। प्रैक्टिस पेपर्स, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लगाने पड़ेंगे, दिस इज मैंडेटरी। क्यों? अब आप कहोगे पैटर्न तो चेंज हो गया, नहीं, पैटर्न देखो अभी भी अगर चेंज कुछ होना होगा तो आपको आगे चल के पता चल जाएगा एलेट में अगर चेंज होना हुआ। ठीक है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ही करेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये लोग किन टॉपिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आपको सब्जेक्ट्स पता चलेंगे कि कौन से लॉज ये लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकोगे। प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको परसेंटेज पता चलता है किस सब्जेक्ट से कितना पूछ रहे हैं और कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछ रहे हैं। आपको ये पता चलेगा कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर फैक्चुअल चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, ये सब आपको पेपर एनालाइज करके ही पता चलेगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो आपके पास बचते हैं 6 महीने, 6 मंथ स्ट्रैटेजी है ना। तो 6 मंथ स्ट्रैटेजी तो मैं क्लैट के लिए अलग से लेके आऊंगी, लेकिन आज की डेट में आपके लिए क्लैट और एलेट को इकट्ठे तैयार करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लैट और एलेट के लिए मैंने जैसा कि कहा, पढ़ाई का प्रोसेस एकदम सेम है। बस आपको करना क्या है, मेक श्योर कोशिश करो कि आप एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट्स को लेके चलो। ठीक है, एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट्स, एक वो सब्जेक्ट जो आपका बिल्कुल अच्छे से तैयार है और एक वो सब्जेक्ट जो आपका कम तैयार है, या फिर एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप एक मेजर सब्जेक्ट लेके चलो और एक माइनर सब्जेक्ट लेके चलो। मेजर आप तब लेके बैठिए जब आपके पास आपका फ्रेश मूड होता है, जब आप पहली बार दिन में पढ़ने बैठते हो, जब आपको ज्यादा दिमाग आपका काम करता है, जब आपकी सेटिंग थोड़ी लंबी होने वाली है, उसमें आप मेजर को टाइम दीजिए। और माइनर को आप तब टाइम दीजिए जब आपका पढ़ने का थोड़ा कम मन कर रहा है, आप थोड़ा लो फील कर रहे हो और आप वो जो है लग रहा है कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ के इस पेपर में काम चल जाएगा। ठीक, तो उस टाइम पे आप उसको पढ़िए। 2 इसलिए लेके चलना जरूरी है क्योंकि 6 महीने हैं, लगता तो बहुत ज्यादा है लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स अपने आप में इतने बड़े होते हैं जो आपके लिए 6 महीने भी बहुत कम है। जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ बात करें प्लस क्रिमिनल लॉज की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही आपका 6 महीने का है। क्रिमिनल लॉज में तो 3 अलग से हम अलग बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए डिफिकल्ट होगा कर पाना अगर आप एक एक सब्जेक्ट लेके चलोगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 2-2 सब्जेक्ट लेके चलिए, तो साइमल्टेनियस क्या होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है अच्छे से, उसी वक्त पे आपको अपने लैंडमार्क जजमेंट्स करने हैं। और रीसेंट अगर आप उस वक्त ना पढ़ना चाहो तो आप ये कर सकते हैं कि आप वीकली रीसेंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीक में आप 2 दिन निकालिए, सैटरडे और संडे, जहां पर आप एक काम कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा आप उस दिन पढ़िए मत, सैटरडे संडे मत पढ़ो, मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो मंडे टू फ्राइडे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, लैंडमार्क जजमेंट्स और प्रोविजंस को पढ़ो। ठीक, लेकिन सैटरडे संडे में आप क्या करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो आप, या मॉक्स लगाइए और आप रीसेंट जजमेंट्स पढ़िए। रीसेंट जजमेंट्स पढ़िए, रीसेंट जजमेंट्स फाइंड आउट करिए, क्योंकि डेली बेसिस पे जब आप ढूंढोगे तो आपको टाइम लगेगा, आपका टाइम किल होगा। सैटरडे संडे जब 2 दिन डेडिकेट कर दोगे तो आराम से आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है कितना टाइम हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम कितना ढूंढ पा रहे हैं। ठीक है, तो आराम से आप ढूंढिए और उसके बाद आप पढ़िए, ढूंढ ढूंढ के आप पढ़ते रहो। थोड़ी थोड़ी 1 घंटे अगर सर्चिंग करी तो फिर 2 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर 1 घंटे सर्चिंग करी फिर 2 घंटे पढ़ाई कर ली, ऐसे करके रखो रिसेंट केसेस के उसमें, और बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो चेंज होता रहेगा मूड। लगातार जजमेंट्स को कभी मत पढ़ना, लगातार मत पढ़ना, क्योंकि याद नहीं होंगे, भूल जाओगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ मैं इस पे और आपको बता दूं
कि जजमेंट्स के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो और आपको ये भी बहुत एक बर्डन लगता है ढूंढ पाना, तो आप हमारा जो चैनल है इसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और आप प्लेलिस्ट में जाओ डेली केस लॉ एनालिसिस के। वहां पे आप देखोगे कि मैं डेली केस एनालिसिस करती हूँ आपके जजमेंट्स का। जो डेली बेसिस पे जजमेंट्स आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, प्रिंसिपल्स वाइज, तो वो मैं आपका डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो। साथ ही साथ हम लोग और कंपाइलेशन भी जजमेंट्स का लेके आते हैं वाईटी सेशन पे, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। फिर आप हमारी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लास में मैं लैंडमार्क जजमेंट्स भी डिस्कस करती हूँ, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते हैं, तो वो सब अभी मैं आपको बता दूंगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत ईज गोइंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लैट पीजी और एलेट पीजी की प्रिपरेशन आप साथ में कैसे कर सकते हो। सो फर्दर अपनी प्रिपरेशन को ईज आउट करने के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, क्लैट पीजी के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो अगर आप क्लैट पीजी या एलेट पीजी एम कर रहे हो तो 50% ऑफ चल रहा है क्लैट पीजी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे। फटाफट से आप एनरोल कर सकते हो, 6 मंथ्स ले सकते हो आराम से। अगर आपको अभी वाला देना है, अगर आपको 1 साल बाद देना है तो 12 महीने का ले लीजिए, थोड़े और टाइम बाद देना है तो 18 महीने का ले सकते हो। वैलिड है ये सिर्फ और सिर्फ आपका 31 मई तक। तो कोड यूज करना है आपको इसके लिए MSING10, जिसको यूज करके आपको 50% ऑफ मिलेगा। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी देर मत करो, फटाफट एनरोल कर लो। 2 एग्जाम्स की डेट आ गई है, बैक टू बैक लगे हैं, सब कुछ सेम है, पढ़ना आराम अच्छे से है, एक तैयारी और 2 पेपर निकलेंगे, तो इसलिए 50% ऑफ चल रहा है, आप सब्सक्रिप्शन ले लो। लॉ एलिवेट 2.0 की बात करें तो क्लैट पीजी एंड अदर LLM एग्जाम्स के लिए ये बैच है आपका। ठीक है, हमारा जल्दी ये बैच स्टार्ट हुआ है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 220+ लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसमें 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, और कोड यूज करना मत भूलना MSING10। ये कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा जो चल रहा है 50% ऑफ। क्लैट पीजी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो करते हैं हम, इन क्लास PDF हम प्रोवाइड करते हैं, और डेली केस लॉ एनालिसिस होता है। तो डेली केस लॉ एनालिसिस जो आपका होता है यहाँ पर, साथ ही साथ हम डेली केस लॉज ये रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं 2 तरीके से। हम लैंडमार्क जजमेंट्स भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्लास में भी, और मैं स्पेशल क्लास में भी करती हूँ, प्लस बैच में भी मिलेगा और स्पेशल में भी मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड हम रीसेंट जजमेंट डिस्कस करते हैं वाईटी सेशन पे। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। क्लैट पीजी 2025 की मॉक टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करना चाहते हो तो पैक ऑफ 25 आप परचेज कर सकते हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, डिटेल टेस्ट एनालिसिस मिलेगा आपको यहाँ पे हर टेस्ट का। लिमिटेड पीरियड ऑफर है 2249 में, बहुत रीजनेबल प्राइस है, परचेज कर लीजिए। MSING10 ये कोड यूज जरूर करिएगा, इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये रही वो स्पेशल क्लासेस जिनकी मैं बात कर रही थी। QR कोड स्कैन करके आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पैसे नहीं देने हैं। 11:30 बजे मैं सुबह ट्यूसडे टू फ्राइडे ये क्लासेस लेती हूँ। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम चैनल का QR कोड ये रहा, स्कैन कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी रिलेटेड टू YT सेशंस एंड स्पेशल क्लासेस। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। अगर पसंद आया होगा लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।